All right, so dear students, so far we have talked about the structure of the memo, and we have discussed two things. Uh, the first one was identification line or subject line, how to write subject. And we talked about that there should be a topic and focus, and we also talked about some of the examples related to topic and focus. And the second thing we talked about how to introduce the topic, and you answered two questions there that what are you writing and why are you writing. आप दो सवालों का जवाब बताते हैं इंट्रोडक्शन में इन 2 3 और 4 लाइंस कि आप क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं. देन कम डिस्कशन, फिर आप मेमो के अंदर क्या करते हैं, आप डिस्कस करते हैं. डिस्कशन में आप क्या बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, डिस्कशन क्या है, द रीडर्स डोंट रीड एवरी लाइन ऑफ योर मेमो. दस ट्रेडिशनल पैराग्राफिंग इज नॉट इफेक्टिव. अब आपने डिस्कशन में क्या करना है, देखिए हमने बात की थी कि टू दी पॉइंट रहना, आपने कंसाइज रहना है. ठीक है. आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. वाइट स्पेसिस का इस्तेमाल करना है. कंसाइज रहते हुए अपनी बात को कन्वे करना है. तो वो सारी एप्लीकेशन, वो सारे जो रूल प्रिंसिपल्स हमने यहाँ अप्लाई करने हैं टेक्निकल राइटिंग के अंदर. ठीक है. तो हमने पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ नहीं लिखते जाना, मतलब एक पैराग्राफ है दूसरा पैराग्राफ नहीं, कंसाइज रहते हुए आपने जो बात है टू दी पॉइंट करनी है. The longer the paragraph, the more likely your audience is to skip it. If you have written more paragraphs, let's say memo usually 1 page होता है, and you have written let's say 5 pages, so your reader, the audience, the reader, he will not pay attention to your memo. He would skip it. वो कहेगा यार क्या इतना ज्यादा लिख दिया इसने. भाई सीधी सीधी टू दी पॉइंट बात करो जो कहना चाहते हो. ठीक है. डिस्कशन के अंदर इसने जो है ना वो लेट से 3 पेजेस लिख दिया, किसके पास इतना टाइम है कि वो इतना पढ़े. ठीक है. So if you have used more paragraphs, then there are more chances, they are more likely that your audience is going to skip your paragraph, so they won't pay attention to your writing. And in that process they may skip important aspects. आप हो सकता है आपने छठे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात की हो और छठा उन्होंने गुस्से में आके स्किप कर दिया होगा, यार इतना कौन पढ़े. So make your text reader friendly. रीडर फ्रेंडली बनाएं टेक्स्ट को. वो कैसे बनाएं जी, टू दी पॉइंट लिखें, कंसाइज लिखें, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें. ठीक है. जो पिटफॉल्स का हमने डिस्कशन की थी उनसे अवॉइड करें. जो प्रिंसिपल से कि आपकी रीडेबिलिटी आपके टेक्स्ट में होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जार्गन्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, वो सारी चीजें रीडर फ्रेंडली बना देती हैं आपके टेक्स्ट को. यूज आइटमाइजेशन, वाइट स्पेसेस, बोल्ड फेसिंग, क्रिएटिंग हेडिंग्स और इंसर्टिंग ग्राफिक्स. ठीक है. यानी आप क्या करें, लेट से आपने किसी चीज के मुतालिक उसके 10 फायदे गिनवाए हुए हैं, जो 5 फायदे गिनवाए हुए हैं, या आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो आपने उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दी है, आपका रीडर को समझ नहीं आई, तो आप उसको एटम वाइज बयान कर दें. नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन इंस्ट्रक्शन इज दिस, सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज दिस, नंबर थ्री दिस, नंबर फोर ये. ठीक है. तो आप उसको आइटम्स की शक्ल में, नंबरिंग की शक्ल में बयान कर दें. वाइट स्पेसेस यानी खाली जगह ज्यादा छोड़े. ठीक है. खाली जगह से मुराद है कि कम लिखें, थोड़ा लिखें, ताकि जो टेक्स्ट है वो कम नजर आए और वो जो आपका रीडर है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करे, अंडरस्टैंड करे. बोल्ड फेसिंग, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप मोटा करके लिख दें, उसको बोल्ड फेस कर दें, इटैलिसाइज कर दें उसको. और मे बी यू कैन चेंज द कलर ऑफ दैट फ्रेज और वर्ड एज वेल. फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग बुलानी है. ठीक है. तो आप क्या करें, सारी वो मेमो लिखने के बाद एंड पे जो अगर जहां पे आपने मीटिंग का टाइम और डेट बताई है ना, उसको आप हाईलाइट कर दें, ताकि जो आपका रीडर है उसको पता चल जाए कि हाँ यार ये डेट है, ताकि उसके लिए प्रोमिनेंट हो जाए कि यार ये कौन सी डेट है. वो डेट और साथ में जो टाइम है वो भी आपने हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि वो टाइम भी उनको पता चल जाए कि यार इस डेट को, इस दिन जो है वो इस टाइम जो है ना वो प्रेजेंट ये हमारी मीटिंग होगी, तो वो आपने हाईलाइट कर दिया टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, ताकि जो रीडर है उसकी याददाश्त में, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बात चली जाए कि यार जो कलर चीज थी ये इंपॉर्टेंट है. तो इस दिन जो है ना वो इस टाइम के ऊपर मीटिंग है और आई हैव टू अटेंड इट, मुझे उसको अटेंड करना ही करना है. ठीक है. आप कोई ग्राफिक्स भी साथ ऐड कर सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं कोई इस तरह करके. ठीक है. वो भी आप ऐड कर सकते हैं.
आप हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो जो रीडर है उसको समझ आ जाए कि यार किस चीज पे क्या बात की गई है। ओके, लुक एट द एग्जांपल। फर्स्ट, ये अनफ्रेंडली टेक्स्ट देखें, इसने लिखा दिस ईयर बिगेन विद एन इंक्रीज एज वी सोल्ड 4.5 मिलियन यूनिट्स इन जनवरी कंपेयर टू 3.74 जनवरी 2012। कहता पिछले साल हमने 3.7 मिलियन यूनिट्स बेचे थे, अब हमने 4.5 मिलियन यूनिट बेचे हैं। हमारा जो सेल है वो इंक्रीज कर गई है। इन February we continued to improve with 4.6 compared with 3.6 for the same time in 2012। कहता है पिछले साल जो फरवरी में ना हमारी जो ग्रोथ थी वो 3.6 थी, इस साल में 4.6 हो गई है। मार्च वाज नॉट क्वाइट सो गुड एज वी सोल्ड 4.3 अगेंस्ट मार्च 2012 3.9। कहता कि मार्च को इतना खासा कोई यानी अच्छा नहीं था। हमने पिछले साल 4.3 बेचे थे, आज इस दफा हमने 3.9। अप्रैल वाज अबाउट the same 4.2 compared to 3.8 for 2012। अच्छा, कहता है अप्रैल, पिछले साल अप्रैल में भी यही हमारी ग्रोथ थी, इस दफा भी हमारी यही ऑलमोस्ट यही ग्रोथ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आप देखिए ये क्या है, इसमें टेक्स्ट इतना लिखा हुआ है, कोई वाइट स्पेस नहीं है। ये फिगर्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जो है ना वो कंफ्यूजिंग है। कौन से साल की क्या बात की गई, कंफ्यूजिंग है। अब आप देखें अगला उसने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमें पता चला कि इसने ना जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 मंथ्स की बात की, तो हमने उसको लिख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमने 2012 और 2013 ये 2 सालों की वो कंपैरिजन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है इन फिगर्स को। तो हमने क्या किया, पहले 2012 की लिख दी कि यार जनवरी में 3.7 थी, फिर 3.6 थी, 3.9 थी, 3.8, इसने बयान किया हुआ। 2013 में क्या उसमें ग्रोथ आई, ये हमने लिख दिया है। कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ साथ हमने वो निकाल के रख दिए। अब मुझे बताएं ये कितनी वाइट स्पेस है, ये भी खाली जगह है, ये भी खाली जगह, कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी बंदा ले मैन पर्सन इसको पढ़ेगा ना, देखेगा इसको एक नजर, तो उसको अंदाजा हो जाएगा यार ये 2012 में इनकी ये ग्रोथ थी, सेल्स थी, अब ये हो गई है इन मिलियंस और इतनी इंक्रीज हुई है। आसानी से समझ आ गई। लेकिन ये जो इतना सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको जो डिस्क्राइब किया हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसको समझना आसान है। ठीक है, तो डिस्कशन के अंदर आप कोशिश करें कि जो टेक्स्ट शुड बी रीडर फ्रेंडली। ठीक है, कि आप जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें, आप कंफ्यूजिंग ना करें चीज़ों को। ठीक है, आप चीज़ों आप यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना के दें अपने रीडर को, यानी उससे समझना ना पड़े, आपने सब कुछ खुद करके दिया है उसको। ठीक है, तो डिस्कशन के अंदर आपने जो भी बातें करनी थी, जो भी डिटेल्स थी वो आपने डिस्कस कर ली। अब आ जाता है कंक्लूड, कंक्लूजन, हाउ टू कंक्लूड योर मेमो। तो फिर आप क्या करते हैं, आप एंड पे अपना मेमो या तो शुक्रिया के साथ कंक्लूड कर देते हैं, और यू गिव डायरेक्टिव एक्शन। आप कोई एक्शन करते हैं कि यार ये जो मेमो था वो आपने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी बताई कि हमारी पिछले साल की सेल ये रही थी, ये रही है। ठीक है, तो एंड पे आप कहो कि आप मुझे इस 15 दिन की सेल की जो है ना वो फिगर्स मुझे मेरे साथ शेयर करो। तो अब आपने उसको एक हुक्म दे दिया, एक डायरेक्टिव एक्शन दे दिया कि भाई अब आप ये जो मेमो है, इसका मकसद ये था कि अब आपने मुझे 15 दिन की वो जो रिपोर्ट है वो बना के दो। तो ये आपने उनको एक्शन जो है ना वो ओरिएंटेड मेमो जो है उसको कंक्लूड किया। A directive clause tells you readers exactly what you want them to do। तो एंड पे जो आप कहते हैं, जो डायरेक्टिव एक्शन होता है, जो डायरेक्टिव क्लॉज होता है, वो हमें बताता है कि भाई हमने रीडर से हम चाहते क्या हैं, रीडर क्या करे। फॉर एग्जाम्पल, if our quarterly sales continue to improve at the current rate, we will double our sales expectation by 2012। नेक्स्ट वेंसडे, ये देखिए साथ डेट मेंशन की है, कौन सा वेंसडे। प्लीज प्रोवाइड नेक्स्ट क्वार्टर सेल प्रोजेक्शंस एंड अ समरी ऑफ योर सेल्स टीम्स अकॉम्प्लिशमेंट्स। अब आपने उनको हुक्म दे दिया कि भाई हमने इस दफा तो हमने सारी वो डिस्कशन कर ली है, सब कुछ हो गया है, अब आपने मुझे प्रोजेक्शन जो नेक्स्ट मंथ की जो प्रोजेक्शन है वो बतानी है बाय वेंसडे। साथ डेट मेंशन कर दी है, ये नहीं कहा कि यार अब आपने मुझे जो है ना वो नेक्स्ट प्रोजेक्शन बतानी है, और वो कहे कि सर कब बतानी है, मुझे साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, कब तक मैं बता सकता हूँ। तो आपने साथ डेट मेंशन कर दी, भैया इस बाय दैट डेट आई नीड दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, okay, as far as audience recognition is concerned, we have talked about it in detail at length।
So I'm not going into detail here about this topic audience recognition. ये हम कर चुके हैं. हमने बात की थी कि हमारे पास हाई टेक ऑडियंस होती है, ले टेक ऑडियंस होती है, लो टेक ऑडियंस होती है, मल्टीपल ऑडियंस होती है, एंड वी प्लान आवर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस. जिस तरह की हमारी ऑडियंस होती है उसी तरह का हम जो है ना वो लिखते हैं. तो यहाँ भी वही है कि हम अपनी ऑडियंस के तहत, अगर टेक्निकल ऑडियंस है तो हम टेक्निकली उसको डील करेंगे. अगर एक ले पर्सन है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट योर टेक्निकलिटी, तो फिर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बयान करेंगे. और अगर आपकी जो ऑडियंस है वो ले मतलब के पूरी वो मल्टीपल है, उसमें ले भी है लो भी है, तब भी हम एक सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें ले भी आ जाए लो भी आ जाए, और जो टेक्निकल होगा उसको तो आसानी से उस सारी समझ आ जाएगी. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि अपनी ऑडियंस के मुताबिक अपनी राइटिंग प्लान करते हैं, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ. अच्छा, अब लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या होना चाहिए जी? लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए. ठीक है. वो मैंने पहले कहा है कि योर ऑडियंस विल डिक्टेट यू हाउ विल यू अप्रोच योर मेमो. आपकी ऑडियंस आपको बताएगी कि हाउ विल वुड यू प्लान योर राइटिंग, हाउ वुड यू प्लान योर मेमो. जिस तरह की ऑडियंस होगी, अगर ऑडियंस जीएम है, सीईओ है, तो आपका पूरे का पूरा स्टाइल बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगी. और अगर आपका जो एड्रेसी है, ठीक है, वो अगर आप वो जो शख्स है, जो पर्सन है, वो आपका दोस्त है या आपका यानी कह लें कि सबऑर्डिनेट है, तो आपका स्टाइल ही बदल जाएगा. व्हेन वी राइट वर्ड्स वी चूज हैव सम टोन. जब हम इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उस लैंग्वेज में टोन होती है. ऑलवेज चेक योर राइटिंग केयरफुली सो दैट इट्स स्टाइल एंड टोन इज सूटेबल फॉर द रीडर. ठीक है. वो जैसे एक मिसाल मिसाल होती है पंजाबी की, कि हम आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार हाँ सुना की हाल तेरा. ठीक है. हम इस तरह कहते हैं कि पंजाबी बड़े फ्रैंक हो के, हाँ यार क्या की हाल तेरा, क्या कैसे हो. ठीक है. लेकिन हम अपने अब्बू को, अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि हाँ अब्बा सुना तेरा की हाल है. ठीक है. ये बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम अपने अब्बू को, अपने वालिद को ऐसे एड्रेस नहीं कर सकते कि हाँ अब्बा सुना तेरा की हाल है. एक जस्ट एग्जांपल है. तो हमने जो जिस जिस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, हम उसके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक उसको एड्रेस करेंगे. ठीक है. हम वो वर्ड्स चॉइस, टोन, वो वर्ड्स, वो स्टाइल अपनाएंगे जो अप्रोप्रिएट हो उसके मुकाम और मर्तबे, उसकी पोजीशन के मुताबिक, उसकी रिस्पेक्ट के मुताबिक. यूज सिंपल वर्ड्स, रीडेबल सेंटेंसेस, स्पेसिफिक डिटेल. ये तो की है ना, क्या आपने जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो इजी हो, रीडेबल सेंटेंसेस आप लिखें, कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल सेंटेंसेस हो, और सिर्फ जो चीज आप पहुंचाना चाह रहे हैं वही आप मेंशन करें, टू दी पॉइंट बात करें. इधर उधर की बातें करने की जरूरत ही नहीं है. कंसाइज एंड टू दी पॉइंट. यूज हाईलाइटिंग टेक्निक्स. ठीक है. जो भी आप बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड फेस कर सकते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपने मीटिंग की एक मेमो लिखी है कि मीटिंग होनी है, तो आपने उसकी डेट को, टाइम को हाईलाइट कर दिया. इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड और नो कि यार ये डेट और टाइम इंपॉर्टेंट है. टोन, दो तरह की टोन होती है, कैजुअल टोन है, फॉर्मल टोन है. अब कैजुअल टोन, अब वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल होती है, फ्रेंडली टोन है. ठीक है. मसलन अब हम दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी टोन बड़ी कैजुअल सी होती है. हम अल्फाज का चुनाव का ख्याल नहीं करते. हम टोन ही देखते कि मेरी सैड टोन है या इज्जत वाली, रिस्पेक्ट वाली टोन है, या मैं एग्रेसिव टोन है मेरी. हम दोस्त हैं भाई, दोस्त जैसे मर्जी बात कर रहे हैं, हमारी कैजुअल टोन है. और दूसरी है फॉर्मल टोन, कि आप पोलाइट रहेंगे, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, आपका सीईओ है, आपके साथ उसकी गुफ्तगू होनी है, तो आप बड़े जो है ना वो पोलाइट हो जाएंगे, अल्फाज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करेंगे, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में आप उनसे बात करेंगे. ठीक है. इनफॉर्मल नहीं होंगे, स्लैंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर सर करके बोलेंगे कि आपको पता है यार बॉस है. आपकी टोन चेंज हो जाएगी. तो जब आप मेमो लिखते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी टोन पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो. ठीक है. और आप अगले बंदे की का इज्जत एहतराम करें. ठीक है. All right, so let's take an example. Let's look at an example के फ्रेंडली टोन, दूसरी टोन में, अनफ्रेंडली टोन में फर्क क्या है. अब देखिए एग्जांपल. वी विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, Jan 11 2012.
कहता जी हमारी मीटिंग होगी 11 जनवरी को 2012 और ट्यूसडे। exert every effort to attend this meeting। exert, अब देखिए हुक्म दिया जा रहा है, ये exert जो है वो हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, कि ये काम लाजमी होना चाहिए। कहता पूरी कोशिश करो ये मीटिंग अटेंड करने की, हुक्म दे रहा है। अब आप टोन से अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कोई बॉस है जो अपने सबॉर्डिनेट कह रहा है कि "ओ यार हर सूरत में पहुंचना है, प्लान प्लान टू मेक इंटेलिजेंट कमेंट्स", ठीक है, प्लान प्लान करके आना है, इंटेलिजेंट कमेंट्स देने रिगार्डिंग द न्यू क्वार्टर प्रोजेक्शन, कि अगले 3 माह की, 6 माह की, साल की प्रोजेक्शंस क्या होंगी। अच्छा, अब आपने देखा इसकी लैंग्वेज को कि हुक्म दे रहा है, कह रहा है एक्सर्ट करें, प्लान करें, हमारी मीटिंग है। उसने नहीं पूछा कि यार आप अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, ठीक है, उसकी उसको रीडर की कोई फिक्र नहीं है, उसको बस उसने अपना हुक्म दे दिया। अब अगली एग्जांपल देखते हैं, क्वार्टरली। लेट्स मीट नेक्स्ट ट्यूसडे। अब लेट्स से मुराद है आओ हम मिलें। अब उसने क्या किया, उसने अपने रीडर को भी इंक्लूड कर दिया इस लेट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने इम्पेरेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, एक्सर्ट, प्लान, ठीक है, मेक, यानी यानी हुक्म दे रहा है, ठीक है, या जिसे हम फिर अमर भी कहते हैं, किसी को हुक्म देना कि यार ये तुमने काम करना है। आप रिक्वेस्ट नहीं करे, हुक्म दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स मीट। अब ये क्या है कि पोलाइट वे है, रिक्वेस्टिंग की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। लेट्स मीट नेक्स्ट ट्यूसडे, इवन इफ यू आर लेट आई वुड अप्रिशिएट योर अटेंडिंग। कहता कोई बात नहीं, अगर आप लेट भी हो जाएगा ना तो कोई मतलब लेट आ जाइएगा। अब देखिए कितना फ्रेंडली टोन है। By doing, you can have an opportunity to make an impact on the second quarter projections। कहता है कि आपकी जो हाजिरी है वो हमारे लिए बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपका एक इम्पैक्ट है, आपकी ओपिनियन जो है वो बड़ी अच्छी होती है। अब देखिए उस अपनी ऑडियंस को कंसीडर कर रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। मैं बड़ा जो है ना वो पुरजोश हूँ आपकी प्रोजेक्शन मुतालिक, आपकी राय लेने के मुतालिक, कि आपकी राय का बड़ा पुरजोश हूँ। ठीक है, अब देखें पहला क्या था, बड़ा डिमांडिंग स्टाइल था, अनफ्रेंडली था, ठीक है। अब लग रहा था कोई बॉस जो है ना वो बड़ा ही जो कह रहे हैं कि एक अजीब सा शख्स, और उसने बस एक हुक्म दे दिया और उसको कोई परवाह नहीं अपनी ऑडियंस की। सेकंड में देखें कितना पोलाइट वे के अंदर उसी बात को किया गया, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट हो गए हैं, फ्रेंडली हो गए हैं, ठीक है, अच्छा स्टाइल इख्तियार कर लिया। तो अब इस अगर ये हो तो आपके ऊपर इम्पैक्ट उसका डिफरेंट होगा। और अगर आपको ये एग्जाम्पल 2 मिल रही है तो आप कहेंगे यार कितना अच्छा बॉस है, कितना ख्याल करता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो है ना ये जो चीज है बिफोर वाली, एग्जाम्पल 1 वाली, ये अगर आप बॉस हैं तो तभी इस तरह का स्टाइल अपना सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप एक सबॉर्डिनेट हैं और आप अपने बॉस को इस अंदाज में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि आपने ऑडियंस को रिकग्नाइज नहीं किया, आपने सारा काम ही, ये जब लेटर आपके हेड को जाएगा ना या आपके डिपार्टमेंट के चेयरमैन को जाएगा तो वो कहेगा बुलाओ इसको, कौन है, किसने इस जरूरत की है इस अंदाज में लिखने की। उसको पता ही नहीं कि अपने चेयरमैन को, अपने सीईओ को, जीएम को एड्रेस कैसे करते हैं। ये मुझे हुक्म दे रहा है, लगता है कि ये फैक्ट्री का ये मालिक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब आप लिखते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस का ख्याल करना है कि आपका क्या पोजीशन, जी आपकी क्या पोजीशन है, और उस बंदे की विद रिस्पेक्ट टू योर पोजीशन उस बंदे का क्या स्टेटस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पूरी राइटिंग को प्लान करते हैं। अब आपने क्या किया, वंस यू हैव रिटन योर मेमो, अब आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसको रिव्यू रिव्यू करना है। उसका क्या तरीका कार है, उसकी एक चेक लिस्ट है, ये वाली मेमो चेक लिस्ट। तो आप क्या करें, इन सवालों के अगर जवाब आपका यस है तो इसको मतलब आपका जो मेमो है दैट इज परफेक्टली वेल रिटन, बहुत अच्छा लिखा है। और अगर आपका इन क्वेश्चंस का आंसर नो है तो इसका मतलब है कि यू नीड टू इम्प्रूव योर मेमो। अब वो क्या क्या है हम उसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डज द मेमो कंटेन आइडेंटिफिकेशन लाइन, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट। अगर आपके मेमो के अंदर तारीख लिखी हुई है, जिसने भेजा है मेमो उसका नाम भी लिखा है, जिसको भेजा गया उसका नाम भी लिखा है, सब्जेक्ट भी लिखा गया है,
तो इसका मतलब है आपका मेमो ठीक है। डज द सब्जेक्ट लाइन कंटेन अ टॉपिक एंड फोकस, जो टॉपिक आपने लिखा है, जो सब्जेक्ट आपने लिखा उसमें टॉपिक और फोकस दोनों चीजें हैं, अगर है तो आपका मेमो ठीक है। डज द इंट्रोडक्शन क्लियरली स्टेट्स व्हाई दिस मेमो हैज बीन रिटन एंड व्हाट द टॉपिक द मेमो इज डिस्कसिंग, what are you talking and why are you talking, what are you writing and why are you, what and why, अगर इन दोनों का क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है इंट्रोडक्शन में, जिसका मतलब आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा अच्छा लिखा गया है। डज द बॉडी और डिस्कशन एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, क्या आपने स्पेसिफिक कंसाइज टू द पॉइंट स्पेसिफिक डिटेल्स ही दी हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका मेमो बहुत अच्छा है। Does the conclusion tell when you plan a follow up or when you want a response? क्या आपने एंड पे बताया है कि आपने आपको नेक्स्ट में क्या चाहिए या मीटिंग कब होगी? आपने मीटिंग के लिए फॉर एग्जांपल मेमो लिख दिया और एंड पे आपने बताया नहीं कि मीटिंग होनी कब है, ठीक है, किस डेट को होनी, किस वेन्यू क्या है उसका, डे क्या है, टाइम क्या है, वो आपने मेंशन करना भूल गए हैं, ठीक है, तो ये भी आपने देखना है। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटेड एक्शन इज इम्पोर्टेंट, अगर आप मेमो में किसी को कह रहे हैं कि यार मुझे अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रोजेक्शन बताओ, ठीक है, तो आपने साथ डेट भी मेंशन कर दी कि यार मुझे इस दिन इस डेट को ये सारी चीजें चाहिए हैं। ये नहीं करना कि आपने रैंडम लिख दिया फिर वो अपनी मर्जी से करेगा, यार वेंसडे है तो पता नहीं कौन सा वेंसडे है, ठीक है, तो इसलिए आपने डेटेड एक्शन लिखना है, साथ डेट मेंशन करनी है, दिन मेंशन करना है, डे मेंशन, यार इस दिन को मुझे इस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। आर हाईलाइटिंग टेक्निक्स यूज इफेक्टिवली, क्या आपने हाईलाइटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की है, आपने आपने किसी चीज को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बोल्ड फेस कर दिया है, किसी को इटैलिसाइज किया है, किसी का कलर चेंज किया है, अगर आपने किया है तो आपका मेमो इफेक्टिव है। इज द मेमो कंसाइज, टू द पॉइंट था, मुख्तसर था। इज द मेमो क्लियर, क्लियर से मुराद क्या, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, क्या वो इतना क्लियर और अंडरस्टैंडेबल था आपके है कि वो आपका रीडर उसको समझ सके। अचीविंग स्पेसिफिसिटी ऑफ डिटेल, क्या जस्ट जो डिटेल आपने मेंशन की है वो टू दी पॉइंट सब्जेक्ट से रिलेटेड थी या इररिलेवेंट चीजें आपने ऐड कर दी है। आंसरिंग रिपोर्टर्स क्वेश्चन, ठीक है, रिपोर्टर्स क्वेश्चंस का आंसर ये हमने पहले किया होगा, रिपोर्टर्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो क्या आपने उसके मुताबिक लिखा है, यानी व्हाट व्हाई वेयर हाउ व्हेन, ठीक है, इसका आंसर करते हुए आपने लिखा है। तो अगर आपने ऐसा किया इसका मतलब आपका मेमो क्लियर है, कंसाइज है, ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल्स दी गई हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इफेक्टिव है, वेल रिटन है। डज द मेमो रिकॉग्नाइज ऑडियंस, क्या आपने लिखने से पहले अपनी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज किया था, दैट हु इज गोइंग टू रिसीव माय मेमो, कौन है रीडर मेरा। क्या आपने एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस का इस्तेमाल जो है वो कम किया है, अगर किया है तो उसको आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपने देखा कि मेरी जो ऑडियंस हाई टेक है, लो टेक है, ले है, कौन सी है, उसके मुताबिक आपने लिखा है। अगर आपने ऐसे किया है तो आपका मेमो बहुत अच्छा है। डिड यू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स, फिर आपने उसको प्रूफ रीड भी किया है, यानी वंस यू हैव रिटन योर मेमो, इसका मतलब ये नहीं कि आप और इमीडिएटली आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दें, नहीं, टेक सम टाइम एंड इम्प्रूव इट, रिव्यू इट, ठीक है, उसको प्रूफ रीड कर लें, ठीक है, लुक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, लुक फॉर फैक्चुअल एरर्स। अब देखें कि यार कोई मुझसे गलती से कोई, लेट से मैंने लिखना था कि आवर क्वार्टरली सेल्स वाज 700 बिलियन, तो मैंने उसको 7000 मिलियन लिख दिया, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, सारी की सारी जो वैल्यूज थी, ठीक है, जो डेटा था वो इनकरेक्ट हो गया, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, मैंने लिखा था कि मीटिंग होगी 2 PM, मैं गलती से मैंने लिख दिया 2 AM, रात के 2 बजे मीटिंग कर दी है मैंने, तो ये प्रूफ रीड करें, देखें कि आपने कोई चीज गलत तो नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं आपने कर दिया, इस आरएम की गलती तो नहीं कर दिया आपने, पोजेशन की गलती तो नहीं कर दिया आपने, ठीक है, आपने जो है वो जो सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट था वो तो खराब नहीं कर दिया, वो ठीक है, यानी आप ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई कोई मेरी पंक्चुएशन मार्क्स तो गलत नहीं है, ये देखें। एरर्स विल हर्ट योर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, अब देखें जैसे सीवी होता है ना, इफ ये आप कह रहे रूल है एचआर डिपार्टमेंट का, if your CV contains error, grammatical error, they won't consider you, they will never call you for the interview, वो कहेंगे यार ये बंदा अपने सीवी के मुतालिक सीरियस नहीं है, इसको हम क्या इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ये तो हमारे अब हमारी इंडस्ट्री में आके भी इस तरह के ब्लंडर ही मारेगा, ठीक है, इसको अपने आप को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, इसके अंदर तो उसके अंदर भी इसकी इतनी गलतियां हैं, यानी अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है सीवी की फॉर्म में वो ठीक नहीं है, तो ये बंदा हमारे क्या काम आएगा।
तो ये रूल है कि एचआर डिपार्टमेंट will never pay attention to the series, to those series who contain errors, grammatical error, वो फेंक देती हैं। ठीक है, तो ये होता है कि वो आपका प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो उससे रिप्रेजेंट हो रहा होता है कि अगर आपने मेमो लिखा उसमें गलतियां, बॉस कहेगा यार ये किस बंदे को मैंने हायर कर लिया है, इसको लिखना नहीं आता, ये देखो इसने जो है ना वो लेट से अपनी इंजीनियरिंग करते हुए सीखा था कि मेमो कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, इसने फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी है, उसके बावजूद देखो इसको जो है ना ये लिखना नहीं आ रहा, इसके पंक्चुएशन मार्क्स ठीक नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ के आया था, पता नहीं कौन सा टीचर था इसका जिसने इसको उनको पढ़ाया ही कोई नहीं है। वो इस तरह की भी बातें होती हैं। ठीक है, तो इफ योर मेमो इज contained by different errors, ठीक है, that will challenge your professionalism, कहेंगे यार ये क्या क्या कुछ नहीं इसको आता जाता, ठीक है, पता नहीं कैसे पास हुआ। Alright, so these are 10 questions you need to ask after writing your memo. But once you have completed or finished writing your memo, तो अब आपने क्या करना है, ये सवाल पूछने अपने आप से कि भाई ये सारी, अगर तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जो है यस यस के अंदर है, जो आपने मेमो लिखा है दैट इज वेल रिटन, इफेक्टिव, ठीक है, वो रीडर फ्रेंडली है, वो इफेक्टिव है, आपकी ऑडियंस को उसको की आसानी से समझ आ जाएगी, जो आप कहना चाहते हैं उसके ऊपर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नो में है, तो फिर तो अगर आपका आंसर नो के अंदर है देन यू नीड टू इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये है, डज द सब्जेक्ट लाइन कंटेन अ टॉपिक एंड फोकस। अब आपका आंसर है नो, यार मेरा मेरा सब्जेक्ट लाइन है उसमें टॉपिक का फोकस नहीं है, या फोकस है टॉपिक नहीं है, इसका मतलब है कि यू नीड टू इम्प्रूव दैट पार्ट, उसको इम्प्रूव कर लें, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मेमो राइटिंग। अभी हमने बात की इसके इसके स्ट्रक्चर की, वही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको वही लिखने को आएगा, सॉरी एक मेमो लिखने को आएगा और आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको लिखना है। ठीक है, और हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, कुछ इसके पर्पसेस डिफाइन किए, इसके यूजेस हमने देखे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मेमो राइटिंग। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to memo writing, you are welcome to ask.